what he said affects all of us. He said something that really hit home about this phenomena of chemtrails. You know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time and say, oh, that's cool. A jet just went over. And then you started to see a whole bunch of them. And the next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing and you didn't know why. Okay? And you really didn't know why. I mean, everybody was fighting. आप सभी ने न्यूज़ पर या इंटरनेट पर अमेरिका में आए हरिकेन्स की खबर तो ज़रूर सुनी होगी। 25 अगस्त को एक हरिकेन जिसका नाम हरिकेन हार्वी था अमेरिका से टकराया, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई। उसके कुछ दिनों बाद दोबारा वहाँ एक तूफान आता है जिसका नाम है हरिकेन इरमा। पूरी दुनिया का मानना है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना था, एक कुदरती तबाही थी। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ये तूफान इंसानों ने खुद बनाया था। अमेरिका की गवर्नमेंट सालों से जियो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इंसान कैसे तूफान बना सकते हैं? तो इसका जवाब है वेदर मॉडिफिकेशन की मदद से। अब वो क्या होता है ये सब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसको एक सीरीज में एक्सप्लेन करूँगा जिसमें करीब 3 से 4 वीडियोस होंगी। और वेदर मॉडिफिकेशन को प्रूव करने के लिए मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 10 से भी ज़्यादा सॉलिड एविडेंसेस हैं, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि मैं हवा में बातें करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स से वाकिफ कराना चाहूँगा। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी हैं। आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि जियो इंजीनियरिंग, वेदर मॉडिफिकेशन, केमट्रेल्स और क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग आखिर होते क्या हैं, और आखिर कैसे एक इंसान इस दुनिया के मौसम यानी वेदर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमट्रेल्स के साथ। केमट्रेल्स के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। केमट्रेल्स और कॉन्ट्रेल्स ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनमें कंफ्यूज ना हो। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आसमान से कोई एरोप्लेन गुजरता है तो उसके पीछे एक लंबा सा सफ़ेद सा निशान होता है जो कि असल में वाटर वेपर होता है, तो उसको हम कॉन्ट्रेल कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्वियस सी चीज़ है, हम सबको पता है। लेकिन फिर आता है केमट्रेल्स। केमट्रेल्स और कॉन्ट्रेल्स दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि कॉन्ट्रेल वाटर वेपर से बना है, मतलब कि पानी से बना है, पानी की भाप से, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केमट्रेल्स जहरीले केमिकल से बना होता है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, तो देखो, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ एरोप्लेन से गिराई जाएगी तो वो फिर नीचे आएगी और फिर हमारे ऊपर भी गिरेगी। तो कॉन्ट्रेल तो पानी से बना है, और दूसरी चीज़ कि वो कई बार नीचे आने से पहले ही आसमान में एवापोरेट हो जाता है। प्रॉब्लम आती है केमट्रेल से। केमट्रेल भी सेम वही चीज़ है कॉन्ट्रेल के जैसी, वो भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट के गुजरते वक्त सफ़ेद निशान की तरह ही दिखाई देती है। और इनफैक्ट एक आम इंसान जो नहीं जान रहा है इस बारे में, वो कॉन्ट्रेल और केमट्रेल में फ़र्क नहीं बता पाएगा। अब होता क्या है कि केमट्रेल बना होता है टॉक्सिक केमिकल से, जैसे लिथियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम और भी कई केमिकल सॉलिड से। अगर मैं खुलकर बताऊं तो इन एरोप्लेन्स में खासकर टॉक्सिक केमिकल्स को टैंकर में भरकर लोड किया जाता है एरोप्लेन्स की बैक साइड में, ताकि उड़ते वक्त इन्हीं टैंकर्स में भरे केमिकल्स को आसमान में छोड़ दिया जाए और देखने वालों को लगे कि ये एक साधारण कॉन्ट्रेल है जो नॉर्मल वाटर वेपर से बना है। अब आप जरा खुद सोचो कि अगर कोई इतनी ऊंचाई से हमारे ऊपर केमिकल स्प्रे करेगा तो वो नीचे आने के बाद कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और इन्हीं केमिकल्स की वजह से अलग अलग बीमारियां लोगों में पैदा होंगी, जैसे लंग कैंसर, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन मैलफंक्शन, ऑटिज्म, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव रुकना। आप मतलब सोच नहीं सकते हो यार कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा हमारी बॉडी को। मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है मेरी बात का, बस प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हें इस वीडियो में अभी शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। उन्हें मैं एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, हो सकता है ठीक इस वीडियो के बाद मैं उन्हें अपलोड कर दूँ, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वेदर मॉडिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ वेदर मॉडिफिकेशन? आप लोगों को इसके नाम से ही काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा। तो वेदर मॉडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इंसान इस दुनिया के किसी भी हिस्से में वेदर को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। जहाँ चाहे बारिश, जहाँ चाहे सूखा, जहाँ चाहे तूफान पैदा कर सकता है। आप चौंकिए मत, वेदर को अपने मुताबिक कंट्रोल करने के लिए इंसानों ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज खोज ली हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें से एक तरीका है आर्टिफिशियल क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग।
आप शायद ये जानने के बाद परेशान हो जाओगे कि अब इंसानों ने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे कि मशीन से आर्टिफिशियल क्लाउड्स यानी बादल बनाए जा सकते हैं। इन्हें क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स कहा जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से ऐसे बादल बनाए जाते हैं और फिर उन्हें आसमान में छोड़ दिया जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि आसमान में छोड़ देने के बाद ये बादल वाकई में बारिश भी करते हैं। पर आप ये बात जान ले कि इन मशीन्स को सिर्फ और सिर्फ सरकार यानी गवर्नमेंट की इजाज़त से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब सिर्फ बातों पर भरोसा ना करते हुए मैं जिन एविडेंसेस या प्रूफ की बात कर रहा था आपसे, उसका एक ट्रेलर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ वक्त पहले BBC, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री पेश की थी आर्टिफिशियल क्लाउड्स के बारे में, जिसमें उन्होंने क्लियरली क्लाउड मेकिंग मशीन भी दिखाई थी, उसमें बादलों को बनते हुए भी दिखाया था और फिर उन बादलों से हुई बारिश को भी दिखाया था। तो आइए जरा इस क्लिप को देखते हैं। The first thing they installed was a huge loudspeaker, through which they played white noise to simulate the sound of a rocket. They then sent a number of trucks in different directions out into the wilderness, and the drivers were ordered to stop when the noise levels became acceptable. This gave them an imaginary boundary line, and anyone living on the inside of it was offered a simple choice. Stay and you'll never hear another television program as long as you live, or take the NASA shilling and get out. No one stayed, and NASA ended up with exactly what it wanted: 125,000 acres of nothing. They even had to move 5 cemeteries, because the noise they were planning on making would wake the dead. Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And, as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you! It's raining! That's unbelievable! Oh, NASA's playing God! It's making its own weather! तो अब हम ज़रा इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं और बातों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि ये बादल मशीन में बनते कैसे हैं और फिर इन्हें आसमान में छोड़ा कैसे जाता है। जिसका जवाब है कि जिन मशीन्स में इन्हें बनाया जाता है उन मशीन्स में इन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से तैयार किया जाता है, जिन्हें एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करके वेपर यानी भाप की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और अगर आपने स्कूल में वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वाटर वेपर एयर से ज़्यादा हल्की होती है, जिसकी वजह से ये आसमान में ऊपर चली जाती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये बादल असल में हाई टेम्परेचर पर एवापोरेट करने के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये क्लाउड आसानी से आसमान में चले जाते हैं। कई बार इन्हीं बादलों का इस्तेमाल सूरज की रोशनी को अर्थ पर आने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी जगह के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी तो उस जगह पर ठंड बढ़ने लगेगी। अब मैं आपको वेदर कंट्रोल करने के एक और तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि बिना क्लाउड मेकिंग मशीन्स का इस्तेमाल किए ही बारिश कराई जा सकती है। ये वो तरीका है जो खुलेआम दुनिया में खासकर गल्फ कंट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैग्नेट की तरह काम करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल केमिकल्स की तरह चार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स को एरोप्लेन के जरिए आसमान में बिखेरा जाता है। चार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स दो तरीके का चार्ज होल्ड कर सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आसमान में बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह
पानी के छोटे छोटे कणों को यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो आयनिक मॉलिक्यूल्स हमने एयरप्लेन के जरिए आसमान में बिखेरे थे, वो मॉलिक्यूल्स आसपास के हजारों लाखों बारिश करने वाले बादलों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचकर इकट्ठा कर लेंगे और उस जगह पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। अगर ड्राउट यानी सूखे की बात आती है तो वहाँ पर भी इन्हीं आयनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस उस केस में ये आयनिक मॉलिक्यूल्स बादलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बजाय उन्हें रिपेल करते हैं, यानी उन्हें खुद से दूर कर देते हैं। अब अगर किसी जगह पर बादल ही नहीं होंगे तो वहाँ बारिश भला कैसे होगी? इस वजह से वहाँ पर सूखे का मौसम जारी हो जाएगा। अब बस मैं एक वीडियो में से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने जल्दबाजी की तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताना भूल जाऊँगा जो मैं चाहता नहीं हूँ। अगली वीडियो में मैं अमेरिका में आए हरिकेन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, और जो मैंने आपको प्रूफ्स के बारे में बात बताई है वो भी मैं आपको शो करूँगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो में ऐसी कोई भी बात हो जो आपको गलत लगती हो या आपको उस बारे में कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका जवाब दे सकूं।